Hello everyone, this side Ashish. Hope you're doing well. Today we are going to continue the ongoing training series over Railway Quality Management System. The standard we are using for Railway Quality Management System training is ISO 22163 2023 version of this standard. This is going to be part 5 of the training series. In the part 4, we discussed design and development of products and services as 8.3 under operation clause, and we discussed 8.4 clause, which is externally provided processes, products and services. We thoroughly discussed in depth the requirement of ISO 22163. Hope you are attending my videos and maintaining the continuation and the sequence to build the knowledge as a fundamental way and a right way for utilization for your professional goals. So we are continuing here, and my slide is visible to you. And one change I'm making from today's videos, every each part will be maximum 1 hour long of the training due to some revision of the YouTube terms for dubbing the video in the different languages because my viewers are from different countries, so it will be suits for the knowledge building and their requirements. So let's start. My slide is visible to you under operation clause of 8 of ISO 22163. Here, clause 8.5 production and service provision. We are going to start here. So first, we need to understand the provision word. What is provision? तो पहले हमें यहाँ समझना है, हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उसके प्रोविजन की बात करने वाले हैं। तो प्रोडक्शन का हमने मीनिंग समझा था टर्म्स एंड डेफिनेशन में। प्रोडक्शन का मीन्स होता है कि रियलाइजेशन एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, कि एक रियलाइजेशन की प्रोडक्ट हमें फिजिकल फॉर्म में दिखने लगता है जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो उन चीज़ों के रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है। प्रोडक्शन में हमें, जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ओवरहॉलिंग, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं रेलवे सेक्टर के रिस्पेक्ट में, जैसा ISO 22163 कहता है। चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। क्या तो डिफरेंट सप्लाई चेन वाइज रेलवे सेक्टर के, डिफरेंट कंपनी वाइज, डिफरेंट स्टेजेस वाइज, डिफरेंट स्टेप वाइज अलग अलग प्रोडक्ट रियलाइजेशंस हैं। तभी आप ध्यान रखेंगे प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। और जब हम प्रोविजन की बात करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेवलपमेंट की होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, इम्प्रूव करने के लिए मिलती हैं। बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिलती हैं। टाइम टू टाइम चीज़ों को हमें इंश्योर करना होता है, समय के साथ उसको फिक्स करना होता है, और एक मॉनिटरिंग वे में, इवैल्यूएशन में चीज़ों को हम फर्दर वेरीफाई वैलिडेट करते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रोविज़न रखने पड़ते हैं कि हमें क्या-क्या प्रोविज़न रखने हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम जो डेविएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं प्रोडक्शन और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट स्टेजेस वाइज सप्लाई चेन के रिस्पेक्ट में, उन डेविएशंस को मैनेज करते हुए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो प्रोविज़न एक तरह से सपोर्ट होता है कि हमें एक सपोर्ट के फॉर्म में देखना होता है प्रोडक्शन और सर्विसेज को, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम इंश्योर करते हैं जब हम प्रोविज़न की बात करते हैं प्रोडक्शन और सर्विसेज के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे विजिबल है आपको 8.45 क्लॉज जो हमारा है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। इसके अंदर है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, पहला सब क्लॉज है। इसके अंदर इनिशियल ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट है, फिर एडिशनली सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है 9001 के अंदर ही या एक्सटेंशन में ही
सप्लीमेंटल के अंदर जनरल क्लॉज है, सब क्लॉज, इसके अंदर प्रोसेस है, मैंने कीवर्ड लिया है, इसके अंदर EIM है, कंट्रोल्ड कंडीशंस हैं, वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट है, आइडेंटिफिकेशन ट्रेसिबिलिटी है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, रिजर्वेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, चेंज कंट्रोल है, स्पेशल प्रोसेसेस है, रिलीज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिटी है और FAIs हैं। यहाँ तक हम जनरल को डिस्कस करते हैं। सप्लीमेंटल के अंदर तो जो हमारा ISO 9001 को जैसे हम फंडामेंटल यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम डिफरेंट पार्ट्स में मैंने बताया है, उसके कॉन्टिन्यूशन में भी यहाँ पे भी ISO 9001 की जो रिक्वायरमेंट है 8.5 क्लॉज के अंदर एज 8.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसन, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन 9000 की यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। जो मेरी ट्रेनिंग वीडियो है और उसके प्लेलिस्ट के अंदर यूट्यूब चैनल के, तो उसके थ्रू आप चीज़ों को पहले समझ लीजिएगा, तब इसके आगे यहाँ पे जो मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगा जो सप्लीमेंटल में है पर्टिकुलर क्लॉज में, वो आपको समझने में हेल्प मिलेगी। तो साथ ही साथ एक फाउंडेशन मैनर में आप फर्दर जो आर्किटेक्चर है, जो ऊपर जो फर्दर नॉलेज बिल्डिंग है, वो आप डेवलप कर पाओगे। तो 8.5.1 जो है 9000 का, उसको पहले यूटिलाइज करना है। मैंने जो ट्रेनिंग दी उसको आप समझ लीजिएगा, वहाँ से नॉलेज बिल्ड कर लीजिएगा प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है 8.5.1 के अंदर ही सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, जो कि 8.5.1.1 है। इसके अंदर पहला क्लॉज है जनरल, जिसमें एडिशनली 8.5.1.1.1 है। इसमें जनरल की बात की गई है सप्लीमेंटल के रिस्पेक्ट में। इसके अंदर सबसे पहली बात प्रोसेस की है, जो इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करनी है। इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने की मैंने बात बताई थी प्रीवियस पार्ट्स में, सेम यहाँ पे फॉलो करनी है। इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे कही जा रही है, जो हमारी प्रोसेस होगी कंट्रोल करने के रिस्पेक्ट में प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन को। इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जनरल क्लॉज वो हमें बताता है। पहली चीज़ है कि कैसे जो प्रोडक्शन और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कंडीशन है, वो कंट्रोल करने की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको इंश्योर करेंगे हम किस तरह से, उसे हमें कवर करना है इस प्रोसेस के अंदर। और अभी हम नेक्स्ट क्लॉजेस में डिस्कस करेंगे, जो अभी यहाँ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कंट्रोल करने के प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन के प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। वो सारी चीज़ें हम अभी फर्दर जो नेक्स्ट कमिंग क्लॉजेज हैं, सब क्लॉजेज हैं 8.5.1 के अंदर सप्लीमेंटल में हम डिस्कस कर रहे हैं। सारी क्लॉजेस में हम नेक्स्ट आने वाले में डिस्कस करेंगे, उसका ध्यान रखिएगा। तो पहली बात यहाँ पे होगी कि हमें प्रोसेस में कंट्रोल कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसको कैसे हमें इंश्योर करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर, वो सारी हमें प्रोसेस के अंदर रखनी है, देनी है। की गाइडलाइन होनी चाहिए, उसके मैट्रिक्स होने चाहिए, उसके कंट्रोल चार्ट्स होने चाहिए, रिकॉर्ड्स क्या क्या जनरेट होंगे, वो सारी चीज़ें हमें एक्टिविटीज़ में डालनी है कंट्रोल कंडीशन के रिस्पेक्ट में। सेकंड बात आती है वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो जो भी हम कंट्रोल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, और उसके रिस्पेक्ट में ही हमें इस वेरिफिकेशन को देखना है। जो ओवरऑल प्रोसेस होगा प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन का, वो एक कंट्रोल कंडीशंस में होगा। जो आउटपुट निकल के आएंगे वो सारे ही कंट्रोल फॉर्म में निकल के आएंगे, क्योंकि कंडीशन हमारी कंट्रोल्ड है। तो उसे हमें डिफरेंट स्टेजेस में कैसे वेरीफाई करना है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी मॉनिटरिंग की, वेरिफिकेशन की, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लॉज है हमारा वैलिडेशन है। वेरिफिकेशन करने के बाद जो हमारा वैलिडेशन है उसको भी इंश्योर करना है, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या गाइडलाइन है उसके रिस्पेक्ट में, क्या रिकॉर्ड जनरेट करने हैं, क्या ऑथराइजेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में, कौन इसको ऑथराइजेशन आप देंगे वैलिडेशन की। ये सब चीज़ों के लिए भी हमें मैट्रिक सेट करना है और गाइडलाइन देनी है। नेक्स्ट जो बात आती है, और नेक्स्ट के पहले हम लोग जो वेरिफिकेशन वैलिडेशन की मीनिंग है वो समझ चुके हैं। वेरिफिकेशन में हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं और वैलिडेशन में हम
इंटेंट यूज को क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि फुलफिल कर रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट या सर्विसेज रिस्पेक्ट में उसको चेक करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा वेरिफिकेशन वैलिडेशन। नेक्स्ट जो बात आती है कि हमने कंट्रोल कंडीशन की बात कर ली, वेरिफिकेशन वैलिडेशन की बात कर ली है, उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क, उससे रिलेटेड गाइडलाइन सेट कर लिए, प्रोसीजर सेट कर लिए, मैट्रिक्स की बात कर ली, कंट्रोल चार्ट की बात कर ली। तो नेक्स्ट आती है बात प्रोडक्शन शेड्यूलिंग की। शेड्यूलिंग कैसे होगा, मतलब शेड्यूलिंग का ये मतलब है कि सारी जो एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट हमने डिस्कस करी, जो प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में है, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में है, साथ ही उसकी कंट्रोलिंग है, वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, उन सब की बात हो रही है। उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रोडक्शन शेड्यूलिंग को एक मैट्रिक्स फॉर्म में डेवलप करना है, जिससे जो हमारा एक कंस्ट्रेंट है बिजनेस ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में टाइम एफिशिएंट होने का, और अ, हमारी बात होती है इसमें लाइफ साइकिल कॉस्ट की, तो उसको भी हमें मेंटेन करना है, तो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो बात आती है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के बाद प्रोडक्शन इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में कैसे हम प्रोडक्शन इक्विपमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो जो भी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं प्रोडक्शन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके प्रोसेस के अंदर जब हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक्टिविटी है प्रोडक्शन इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के रिस्पेक्ट में, इसे भी हमें एज ए गाइडलाइन फॉर्म में, एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में, एज अ प्रोसीजर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है, कम्युनिकेट करना है, और एक अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए जो भी पर्सनल रिस्पेक्टिव वहाँ पे इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी की। तो जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड है आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्शन और सर्विस के जो हम प्रोविज़न दे रहे हैं उसको इंश्योर करना है, जिससे कि जो भी नॉन कन्फर्मिटीज़ हों, और हम इंश्योर करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं हर पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब तक आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी नहीं मेंटेन होगी, वो चाहे डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सर्विसेज की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट को हमें इंश्योर करना है। हम प्रोसेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं ये प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा पॉइंट है जो हमें कवर करना है इस प्रोसेस के अंदर। सिक्स्थ पॉइंट है। नेक्स्ट जो बात आती है प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट की। तो जब हम कमीशनिंग की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, ओवरहॉलिंग की बात करते हैं, तो किसी न किसी तरह की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे सारे वर्क्स को डिलीवर किया जाता है रेलवे सेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो जो प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी एज अ प्रोविजन ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, तो उसके रिस्पेक्ट में भी हमें एज अ कंपनी एज ऑर्गेनाइजेशन अपने RQMS के अंदर रिक्वायरमेंट देनी है। क्या डोंट्स हैं, क्या डू है, क्या डोंट्स हैं। ठीक है, वो ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वैल्यू इन्वॉल्व होती है, तो वो वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। वो प्रॉपर्टी कस्टमर की हो सकती है, किसी एक्सटर्नल प्रोवाइडर की हो सकती है। तो इस चीज़ों को इंश्योर करना है कि उनका वैल्यू लैप्स ना हो उस कस्टमर के रिस्पेक्ट में या फिर एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में जिसकी भी हम प्रॉपर्टी यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो इसकी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में जब हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, के लिए हमें हमारे पास एक गाइडलाइन होनी चाहिए एज ए कंपनी, क्योंकि हम अपने पर्सनल को, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको बता सकें कि क्या चीज़ें आपको डेकोरम मेंटेन करना है जब भी आप प्रॉपर्टी मैनेज करें और कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन या फिर ओवरऑलिंग के लिए जाएं। ठीक है, तो ये हमारा 7th पॉइंट था जो हमें प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट बात आती है प्रिजर्वेशन की, कि जब हम प्रोडक्शन के लिए जाते हैं, सर्विसेज के लिए जाते हैं, प्रोविजन की बात करते हैं, तो विद टाइम हम हमारे नंबर ऑफ
स्टॉक्स मेंटेन होते हैं। जब हम कमीशनिंग की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन की बात करते हैं या प्रोडक्ट रियलाइजेशन की बात करते हैं, फिजिकल फॉर्म में प्रोडक्ट बनाने की फॉर्म में करते हैं, तो नंबर ऑफ सब पार्ट्स यूज़ करते हैं, कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं और नॉलेज यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं एज अ रिसोर्सेज जो हमें यूटिलाइज करनी है, तो उनका प्रिजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी हो सकता है मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ, 4 मंथ तक रखी रहें, उसके बाद आप यूटिलाइज करो। तो इस दौरान कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हो जो भी कंपोनेंट्स हैं, सब पार्ट्स हैं उनको, और जो उनकी इंटेंडेड यूज़ है उनका, जो उनकी अवेलेबिलिटी है, उसको हम इंश्योर कर सकें। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें गाइडलाइन सेट करनी है, मैट्रिक्स सेट करनी है। ठीक है, तो हम प्रिजर्वेशन की बात भी करेंगे, और जो हमारा प्रोसेस हम डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर प्रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट्स हमें देनी है। जिस भी हम हमारी कंपनी के ऊपर जो भी प्रोडक्शन या सर्विस का स्कोप है हमारी कंपनी के अंदर, उसके प्रोविजन को देने के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ें हैं जो हमें प्रोसेस के अंदर कवर करनी है। 8 टोटल हमने बात करी। ठीक है, कंट्रोल कंडीशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन इक्विपमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और प्रिजर्वेशन। साथ ही साथ जब हम प्रोविजन की बात करेंगे सर्विस और प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, उसके प्रोसेस की बात करेंगे जो कि कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोविजन है प्रोडक्शन और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में ज़रूरी है, उसकी हम EIM की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास हमें जो ये प्रोसेस है उसको रिफ़र करना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था 8.1 में। साथ ही साथ चेंज कंट्रोल के रिस्पेक्ट में जो हमने 8.1 में डिस्कस किया था, और स्पेशल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में भी हमें रिफ़र करना है। स्पेशल प्रोसेस को भी हम अभी आने वाले क्लास में समझेंगे कि स्पेशल प्रोसेस जब हम प्रोविजन और सर्व ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की बात करते हैं, स्पेशल प्रोसेस क्या होते हैं, ये हमें एज अ रेफरेंस यूज़ करना है, इस प्रोसेस के अंदर रेफरेंस देना है इन पर्टिकुलर चीज़ों का। इसके अलावा रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात है, उसको कैसे टेक केयर करना है वो हम नेक्स्ट क्लॉज 8.6 के अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट रेफरेंस हमें प्रोसेस के अंदर देना है वो है कैसे हम नॉन कन्फर्मिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, जो कि 8.7 में हम आगे आने वाले क्लासेस में ट्रेनिंग के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। और एक पॉइंट और है जो हमें रेफरेंस देना है, जो हम प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं कंट्रोल करने के रिस्पेक्ट में प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन को, वो है फाई का। तो हमें फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन की बात होती है, तो वो हम 8.9 क्लॉज जो ट्रेनिंग के अभी कंटिन्यूशन में आगे बढ़ेंगे डिस्कस करेंगे, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हमें इस प्रोसेस के अंदर ये चीज़ों को इंक्लूड करना है एज अ रेफरेंस, जिससे कि जो ओवरऑल कंट्रोलिंग है प्रोविजन के रिस्पेक्ट में प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के लिए वो इंश्योर हो सके। तो यहाँ पे हमने 6 बातें की: कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, चेंज कंट्रोल, स्पेशल प्रोसेसेस, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स एंड FAIs। तो इसका ध्यान रखिएगा, हमें रेफरेंस में यूज़ करना है। ठीक है, जिससे कि हमारा प्रोसेस हो ज़्यादा बल्कि ना हो जाए। ये अपने आप में बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो ये 6 पॉइंट्स मैंने बताए रेफरेंस के लिए, तो इनका रेफरेंस हमें प्रोसेस के अंदर देना है। ये जो करेक्ट नॉलेज है, अवेयरनेस है, लिंकिंग है और स्ट्रक्चर है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, वो बिल्डअप हो सके, और जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है जो कंट्रोल करेगा प्रोविजन को प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, वो इंटीग्रेट हो सके और इस्टेब्लिश हो सके आपकी कंपनी के अंदर। और साथ ही साथ चीज़ें सभी को अंडरस्टैंड सब लोग कर लें, इस तरह का
अनइक्विवोकल एब्सेंस ना हो। ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो पहली जो चीज़ें हमने बात करी थी प्रोसेस के अंदर जो हमें कवर करनी है वो है कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशंस के अंदर जो पहला कीवर्ड मैंने लिया है अप्रूव डाटा, मॉनिटरिंग, एविडेंस, प्रिवेंटिव एक्शंस, रिस्क असेसमेंट, डिफर्ड वर्क, रीवर्क एंड रिपेयर, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो हम अब कंट्रोल कंडीशन को डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारी जो मैंने आपको कंट्रोल कंडीशन की बातें बताई जो हमें प्रोसेस के अंदर कवर करनी है। तो इसके अंदर पहली बात आती है अप्रूव डाटा की, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है और उसके प्रोविजन को इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रोविजन को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अप्रूव डाटा ओवरऑल प्रोडक्शन को गवर्न करता है, सर्विसेज को गवर्न करता है। तो रियलाइजेशन है सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में उसको गवर्न करता है। और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम फुलफिल कर पाएँ सही तरीके से। हमारे पास एक करेक्ट डाटा होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड फॉर्म में, ऑथराइज फॉर्म में हमें मिला हो। तो ये चीज़ें हमें, जो हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कंट्रोल कंडीशन के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास होना चाहिए। हमें इंश्योर करना है इस अप्रूव्ड डाटा के होने का जब भी हम प्रोडक्शन के लिए जाएँ, सर्विसेज के लिए जाएँ। तो एग्जांपल के लिए स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें बताता है। डेटा कैसा हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल हो सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लानिंग हो सकती है, वर्क इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल्स हो सकते हैं, वर्क ऑर्डर हो सकते हैं, प्रोसेस कार्ड्स हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ टूल्स हो सकते हैं, मशीन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल कंट्रोल्स हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसका आपको यूज़ करना है प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एज एग्जांपल हमें स्टैंडर्ड बताता है। इसके साथ ही मैंने एक आपको क्लियर फॉर्म में बताया कि अप्रूव डेटा की बात जब करते हैं प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे अप्रूव डाटा की बात कर ली जिसे हमें इंश्योर करना है जब हम कंट्रोल कंडीशन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो बात आती है वो मॉनिटरिंग की है कि मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे। और ये मॉनिटरिंग हमारी जो होगी कंट्रोल कंडीशन के रिस्पेक्ट में, जो हमारे अप्रूव डेटा के रिस्पेक्ट में निकल के आएगी, वो सारे जो भी शिफ्ट हैं एक दिन के अंदर उन सारी शिफ्ट में फॉलो होना चाहिए। इस चीज़ को भी हमें इंश्योर करना है। ठीक है। तो इस ये और साथ ही साथ शिफ्ट में एग्जांपल के लिए बताता है पार्ट्स क्वांटिटीज, स्प्लिट ऑर्डर्स, नॉन कंफर्मिंग आउटपुट। तो इसका भी ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट्स की क्वांटिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में हमें मॉनिटरिंग को देखना है। स्प्लिट्स ऑर्डर है उनके रिस्पेक्ट में भी देखना है और नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में भी देखना है। इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि जो मॉनिटरिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारा प्रोडक्शन एंड सर्विसेज है, से जो भी प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, जो भी हमें रियलाइज हो रहा है, वो सारे ही हमें गवर्न करने हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि जब हम इस फेस में जाएं प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो वो मॉनिटरिंग के थ्रू गवर्न ना हो। इस चीज़ को भी जब हम कंट्रोल कंडीशन की बात करेंगे, तो एज एक्टिविटी हमें इंश्योर करनी है कि मॉनिटरिंग के थ्रू ये चीज़ें ओवरऑल फुलफिल हो और हम इंश्योर कर सकें। अब हमारे पास अप्रूव डाटा आ चुका है, मॉनिटरिंग की हम बात कर लिए हैं, तो हमारे पास एविडेंस की बात होती है कंट्रोल कंडीशन में कि जब मॉनिटरिंग के थ्रू अप्रूव डेटा के रिस्पेक्ट में हमारे पास जब हम प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए जाएंगे, प्रोविजन को सेट करेंगे, तो हमारे पास एविडेंस क्या होने चाहिए। ये जो एविडेंस है इंस्पेक्शन के हो सकते हैं, टेस्टिंग हो सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमें हमारे पास एक प्लांट शेड्यूल्स होने चाहिए।
को हमने ऑथराइजेशन दिया है एविडेंस को फ्रेम करने के लिए, फॉर्म करने के लिए। ये सारी चीज़ें भी हमें इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कंट्रोल कंडीशन के रिस्पेक्ट में हमें डेवलप करनी है और एज अ मैट्रिक्स सब पार्ट हमें इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है कोई प्रॉब्लम थी पास्ट की, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या एक्शंस लिए गए हैं, पे क्या माइंडसेट है, उस पे क्या डिसीजन मेकिंग है, उस पे क्या मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, उनको भी हमें इंटीग्रेट करना है एज अ कंट्रोल्ड कंडीशन, जिससे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज वो इस्टेब्लिश हो सके। इसका ध्यान रखिएगा कि जो एक्शंस हैं प्रॉब्लम रिकरेंस के लिए रिस्पेक्ट में को प्रिवेंट करने के लिए उसे भी हमें इस्टेब्लिश करना है अपने प्रोसेस के अंदर कंट्रोल कंडीशन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट बात आती है कि हमें एक रिस्क असेसमेंट को भी टेक केयर करना है जब भी हम प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन एक्टिविटी की बात करेंगे। और ये जो रिस्क असेसमेंट होगा जैसे FMEA की बात है, FMECA की बात है, तो इसको यूटिलाइज करना है। ISO 31000 है, को यूटिलाइज करना है एज अ रिस्क असेसमेंट। और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंट्रोल कंडीशन के रिस्पेक्ट में वो इन डेप्थ एक नए सिरे से एक क्लियर फॉर्म में रिस्क असेसमेंट के रिस्क मैनेजमेंट के आपको रिव्यू कर लेना है जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंश्योर करने के रिस्पेक्ट में कंट्रोल कंडीशन को। नेक्स्ट जो बात आती है जो हमें लेनी है डिफर्ड वर्क की बात होती है, क्योंकि हमारे जब हम रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं कि अगर कोई किसी तरह का डिफर्ड वर्क होता है मतलब कहीं पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि कंट्रोल कंडीशन जो हमें इंश्योर करनी है प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके इंश्योरिटी को नहीं सस्टेन कर पाते हैं, तो जो डिफर्ड वर्क होगा उस कंडीशन में डिफर्ड वर्क की मैं मीनिंग बता दूं, जो हम इंटेंशनली पोस्टपोन करते हैं या फिर यूज करते हैं, जो हमने आइडेंटिफाई किया था रिस्क असेसमेंट के थ्रू कि ये कमी हो सकती है प्रोडक्शन और सर्विसेज में कोई पर्टिकुलर वर्क के अंदर, उसको हमने पोस्टपोन कर दिया। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें असेसमेंट करना है कि हमारा फर्दर क्या एक्शन प्लान होगा। तो जो हमने वर्क पोस्टपोन किया है डिफर्ड वर्क के रिस्पेक्ट में, डिफर्ड वर्क के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको हम इनलाइन कैसे करें। नेक्स्ट जो बात आती है डिफर्ड वर्क के एडिशन में ही वो है रीवर्क और रिपेयर की, कि कोई भी नॉन नॉन कन्फर्मिटी है तो हमें वहाँ पे रिवर्क करना पड़ सकता है, रिपेयर करना पड़ सकता है। उसके लिए हम कैसे टेक केयर करेंगे जो कंट्रोल कंडीशन है और जो हम यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूशन की बात कर रहे हैं, एक इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, LCC की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम इंश्योर कर सकें और जो इम्पैक्ट है ओवरऑल प्रोडक्शन पे और सर्विसेज पे और ऑब्जेक्टिव्स पे, तो प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें प्रोजेक्ट के ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट ना आए, मतलब एक माइन्यूट इफेक्ट आए, बहुत माइनर इफेक्ट हो, हमें कंसेशन मिल सके हमारे कस्टमर के द्वारा। इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में हमें एक एज अ गाइडलाइन कंट्रोल कंडीशन के रिस्पेक्ट में जो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में उसको कंट्रोल करने की के अंदर हमें देना है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की। हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात करता है जब हम कंट्रोल कंडीशन को इंश्योर करने की बात कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट। हमें स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की जो हमारा फ्रेमवर्क हो सकता है उसे यूटिलाइज करना है, जिससे जो
एक डिसीजन मेकिंग फॉर्म में, एक एविडेंस के फॉर्म में, एक क्लियर फॉर्म में, और अ, एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में, क्वालिटेटिव फॉर्म में हमारे पास डेटा हो जिसका हम यूटिलाइज कर सकें फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए इन केस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी के केस ऑफ डिफर वर्क के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और हमारी जो इंश्योर करने की हमारी कॉम्पिटेंसी है, उसकी जो इफ़िशियंसी है उसको बेटर कर सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्रोल्ड कंडीशन के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा बात हो गई यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन की, जो कि हमारा क्लॉज नंबर था 8.5.1.1.2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट सब क्लॉज है वेरिफिकेशन की, हमने बात की थी। वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। इसके अंदर है इनपुट्स वर्सेस आउटपुट, एबिलिटी वर्सेस रिक्वायरमेंट्स और रिस्क असेसमेंट। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ हम एक नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडेशन ऑफ प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। इसके अंदर है D&D, कंट्रोल कंडीशन, FAI, प्रायर टू हैंडओवर, रीवैलिडेशन, फीडबैक, MCS, CS, टॉलरेंस एनालिसिस। तो हम वेरिफिकेशन और जो वैलिडेशन है इसको साथ में डिस्कस करते हैं। और एक आपको ब्रॉड आइडिया मैंने बताया जनरल क्लॉज के अंदर 8.5 के। ठीक है, उसके कॉन्टिन्यूशन में यहाँ पे बातें करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है, इंक्लूड करनी है वेरिफिकेशन के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे। प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में जो प्रोसेस हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के अंदर पहली जो बात आती है वो इनपुट्स वर्सेस आउटपुट की है। इनपुट्स हमें क्या लेने हैं और आउटपुट क्या लेने हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। तो हमने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जो हमारा क्लॉज था जिसमें हमने बात की थी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, तो उसमें से जो हमें आउटपुट मिलते हैं, जो कि हमने अभी प्रीवियस क्लॉज में कंट्रोल कंडीशन के अंदर अप्रूव डेटा की बात करी, तो वो अप्रूव डेटा हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से निकल के आता है एज अ आउटपुट। उस आउटपुट डेटा को हमें कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है, जो कि रिक्विजिट है, रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन प्रोसेस के इनपुट के लिए। इस चीज़ को जो ये कंपैरिजन है एक वेरिफिकेशन के फॉर्म में, एक कंप्लीटनेस के लिए इस इंफॉर्मेशन को एज अ इनपुट एज अ आउटपुट में वेरीफाई करना है, इस पर्टिकुलर क्लॉज में जो स्टैंडर्ड हमें बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में समझा था हमें क्या क्या आउटपुट वहाँ से मिलते हैं। पर्टिकुलर सब क्लॉज है आउटपुट का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का। तो उस आउटपुट डेटा को एज अप्रूव डेटा हमें लेना है, यूटिलाइज करना है, जो भी हमारे प्रोडक्शन या सर्विसेज है उसके प्रोविजन के रिस्पेक्ट में एज अ इनपुट यूटिलाइज करना है। कि कंप्लीटनेस होनी चाहिए, तभी हमारा जो प्रोडक्शन है या सर्विसेज हैं वो रियलाइजेशन के फेस में आगे जा पाएगी। इस चीज़ को वेरीफाई करना है, इसके लिए स्टैंडर्ड पहली बात कहता है। जो हम यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट में प्रोविजन के। सेकंड बात जो आती है वो है कि जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें वेरीफाई करना है एबिलिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो हमारा रियलाइजेशन है प्रोडक्शन और सर्विसेज का, अ, जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के थ्रू हमने रिक्वायरमेंट फाइंड आउट की थी एज आउटपुट कि हमारा हमें क्या बनाना है एज अ प्रोडक्शन या सर्विसेज, जो रियलाइजेशन हमें आ रहा होगा एट द एंड, उसके रिस्पेक्ट में हमें एबिलिटी को चेक करना है, जो कि प्रोडक्शन इक्विपमेंट की एबिलिटी है। ठीक है, में ध्यान रखिएगा एबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही, स्टैंडर्ड ने प्रोडक्शन इक्विपमेंट की बात की है। इक्विपमेंट के साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी भी एबिलिटी को हमें वेरीफाई करनी है, जो कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ स्टैंडर्ड के जो रिक्वायरमेंट दी है उसके अलावा। ठीक है, तो जो एबिलिटी है ह्यूमन मशीन की वो कंप्लीट फॉर्म में हमें कंपेयर करनी है, वेरीफाई करनी है,
जो भी रिक्वायरमेंट थी जो निकल के आई थी हमारी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के आउटपुट से, एक प्रोडक्ट के रियलाइजेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए और सर्विस प्रोविज़न के रिस्पेक्ट में। तो जो चीज़ें हैं एबिलिटी की जो यहाँ पे बात हो रही है, एबिलिटी की मीन्स ये है उसमें हमें कुछ चीज़ें कंसीडर करनी है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। एबिलिटी में हमारा टॉलरेंसेस क्या हो सकता है, क्या मतलब लिमिट्स हो सकती हैं जिसमें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में जो हमारी एबिलिटी है वो एडिक्वेट है, सफिशिएंट है चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। साथ ही साथ टॉलरेंस के प्रिसीजन की जो रिक्वायरमेंट है, क्लासेस की बात है, वो प्रिसीजन रिक्वायरमेंट मैच करती है रिक्वायरमेंट से कि नहीं करती है। इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में एज अ एबिलिटी। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जो आउटपुट था वो एज अ रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में। उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे प्रोडक्शन इक्विपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी एबिलिटी को हमें वेरीफाई करना है। इस चीज़ को हमें अपने प्रोसेस के थ्रू जो हम प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं और प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में, उसके अंदर इसकी गाइडलाइंस, इसका फ्रेमवर्क, इसका मैट्रिक्स होना चाहिए। किस किस तरह से हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे आउटपुट वर्सेस इनपुट को, रिक्वायरमेंट वर्सेस एबिलिटी को। जो टॉलरेंसेस की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी एबिलिटी के रिस्पेक्ट में, प्रिसीजन क्लास की रिक्वायरमेंट क्या होगी एबिलिटी के रिस्पेक्ट में। तो इस चीज़ को हमें एक एज अ फ्रेमवर्क, एज अ कंट्रोल फॉर्म हमें गाइडलाइन देनी है प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है वेरिफिकेशन के अंदर वो है रिस्क असेसमेंट की। तो जैसे कि हमने कंट्रोल कंडीशन के रिस्पेक्ट में भी रिस्क असेसमेंट की बात की थी, एफएमईए की बात की थी, तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, सर्विस प्रोसेस होगा, उसके रिस्पेक्ट में हमें एफएमईए करना है। इसमें हम यही आउटपुट और इनपुट को वेरीफाई करेंगे, रिक्वायरमेंट वर्सेस एबिलिटी को वेरीफाई करेंगे थ्रू रिस्क असेसमेंट एंड यूजिंग ऑफ एफएमईए टेक्निक। ठीक है, तो ये हमारा वेरिफिकेशन का पर्टिकुलर सब क्लॉज है जो कि 8.5.1.1.3 है। तो यहाँ तक हमने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं वैलिडेशन के ऊपर। तो हमें वैलिडेशन से रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें प्रोसेस के अंदर लेनी है। जो हमारी प्रोसेस है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन की, उसमें पहली चीज़ जो आती है कि जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल्ड हो गई है। ठीक है, तो हमने पिछले वेरिफिकेशन में जो रिक्वायरमेंट थी उसको वेरीफाई किया था कि रिक्वायरमेंट मतलब कंप्लीट हुई है। इनपुट वर्सेस आउटपुट की बात की थी, रिक्वायरमेंट वर्सेस एबिलिटी की बात की थी। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट की बात है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट की। तो वैलिडेशन में हम जो इंटेंडेड यूज़ है वो उसको हम वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि जो इंटेंडेड यूज़ है, जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, मशीन रिसोर्स है, इक्विपमेंट रिसोर्स है, इंफ्रा रिसोर्स है, वो उसका जो इंटेंडेड यूज़ है की रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, वो एक कंप्लीटनेस, एक मतलब जो उसका इंटेंडेड यूज़ है वो रीच करे, उस मतलब रीच करने के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट हो। इस चीज़ को हमें एड्रेस करना है वैलिडेशन के अंदर। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें गाइडलाइंस और क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे आप, क्या टेक्निक्स होंगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देनी है। सेकंड जो बात आती है वैलिडेशन के अंदर, हमें वैलिडेट करना है कंट्रोल कंडीशन अचीव कर ली गई हैं। जो कंट्रोल कंडीशन की में हमने बात करी थी, अप्रूव डेटा की, मॉनिटरिंग की, एविडेंस की, एक्शंस टू प्रिवेंट रिकरेंस की। तो वो जो चीज़ें थी वो हमें कंफर्म करनी है कि जो कंट्रोल कंडीशन का इंटेंडेड यूज था वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वो एडिक्वेटली मैनेज की गई हैं और वो एस्टेब्लिश्ड है फर्दर प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के लिए।
नेक्स्ट जो बात आती है वैलिडेशन में वो है फाई की, कि फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो जब हमारी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को हमने वेरीफाई कर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सफिशिएंट है, उसके लिए रिस्पेक्ट में जो हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, कंट्रोल कंडीशंस को हमने वेरीफाई कर ली कि वो एडिक्वेट हैं, सफिशिएंट है प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में। तो हाँ, थर्ड बात आती है फाई की, जो फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन है उसको हमें कंप्लीट करना है। जो भी हमारा प्रोडक्शन है या फिर सर्विसेज है जिसमें हम रियलाइजेशन कर रहे हैं, वो का जो फर्स्ट आर्टिकल निकल के आएगा उसको हमें इंस्पेक्ट करना है एज अ वैलिडेशन फॉर्म। जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस आर्टिकल की पर्टिकुलरली वो ये फुलफिल करता हो, जो उसका इंटेंडेड यूज हो वो फुलफिल करता हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं अभी इससे पहले उसके रिस्पेक्ट में इसको देखिएगा फाई को। ठीक है, आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, आपका कमीशनिंग हो सकती है, कमीशनिंग के थ्रू जो इंटेंडेड यूज है उसको फुलफिल करना हो सकता है, इंस्टॉलेशन हो सकता है उसके थ्रू जो इंटेंडेड यूज है उसको फुलफिल करना हो सकता है, कोई कंपोनेंट हो सकता है, कोई सब पार्ट हो सकता है, ठीक है, कोई प्रोटोटाइप हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एज ए आर्टिकल देखनी है और फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन करना है। जब हम कंट्रोल कंडीशन को एडिक्वेटली से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि एडिक्वेट है वो, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सफिशिएंट है फर्दर वर्क करने के लिए, उसके रिस्पेक्ट में जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल हैं, एबल है वो, तो हम नेक्स्ट जो करेंगे फाई करेंगे। साथ ही साथ जो ये वैलिडेशन है इसका ध्यान रखना है कि हमें प्रायर फॉर्म में करना, हैंडओवर से पहले। ठीक है, कि जब तक वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है एज अ कंपनी, जिसमें हम एक प्रोडक्ट या सर्विसेज की रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हम जब हैंडओवर करने से पहले ये जो वैलिडेशन के 3 स्टेप हमने अभी डिस्कस किए वो हो जाने चाहिए, इसका ध्यान रखना है कस्टमर को देने से पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। साथ ही साथ किसी तरह का अगर चेंज आता है, ठीक है, अम, अ, कोई भी पार्ट है उससे रिस्पेक्ट में हमें चेंज देखना है। किसी भी जो चेंज था डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, जो भी आउटपुट थे, ठीक है, या फिर उसके रिस्पेक्ट में कोई इक्विपमेंट था, रिसोर्सेज था, उसमें कोई चेंज आया है, किसी मेथडोलॉजी में चेंज आया है, तो उसका रीवैलिडेशन करना है पूरी तरह से, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इंश्योर करना है। ठीक है, तभी वो माना जाएगा, अगर रिवैलिडेशन हम कर लेंगे तभी माना जाएगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन था चेंज का वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट बात आती है बैक की, कि जब हम प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन में फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन कर लेंगे, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट को एबिलिटी से कंपेयर कर लेंगे, कंट्रोल कंडीशन की जो एडिक्वेसी है उसको तो कंफर्म कर लेंगे, तो कुछ फीडबैक निकल के आ सकते हैं। जो मैंने एज ए इम्प्रूवमेंट की बात की थी प्रोविजन के रिस्पेक्ट में, जब मैंने आपको प्रोविजन की मीनिंग समझाई थी, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये जो फीडबैक है हमें लेना है जब हम फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन करेंगे, कंट्रोल कंडीशन को चेक करेंगे, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ से क्या फीडबैक निकल के आ रहा है जो कि हमें हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, जिससे हमारा जो अभी तक का प्रोसेस था, जो हमने डिफरेंट क्लासेस डिस्कस किए हैं अभी तक, उसमें कहाँ पे बेटर ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज इस्टेब्लिश हो सकती है और हम चीज़ों को एक बेटर बना सकते हैं। तो ये वैलिडेशन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड यहाँ तक बताता है। नेक्स्ट जो बात आती है वैलिडेशन के अंदर, जो रिकमेंडेशन है स्टैंडर्ड की, वो बताता है स्टैंडर्ड की कुछ रिकमेंडेशन है, और जो रिकमेंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज के मतलब इन्वायरमेंट में, जो डायनामिक है, और तो बिजनेस नीड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉन्टिन्यूटी है, लाइफ साइकिल कॉस्ट है, ठीक है, रैम की बात है,
राइट फर्स्ट टाइम की बात है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है जो वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड बोलता है। इसके अंदर पहली जो चीज़ है वो है मेजरमेंट कैपेबिलिटी स्टडी की बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है जिसमें हमारी कंपिटेंसी, कैलिब्रेशंस, मेंटेनेंस, ये बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्वेशन उसमें हम कंसीडर करते हैं जिससे हमारी जो मेजरमेंट कैपेबिलिटी स्टडीज़ हैं वो बेटर हो सके और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी जो मॉनिटरिंग है उसमें किसी तरह का डिफेक्ट हमें देखने को ना मिले, नॉन कन्फर्मिटी उसमें ना आए, क्योंकि उससे जो पूरी प्रोसेस है प्रोडक्शन या सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में वो कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाती है और एक बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है। सेकंड जो बात है कि मेजरमेंट कैपेबिलिटी स्टडी के बाद वो है प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी। प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी के रिस्पेक्ट में हमें देखना होता है जो इक्विपमेंट है, जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, मशीन हो, टूल के फॉर्म में हो, इंफ्रा के फॉर्म में हो, फैसिलिटी के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर उसके में जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्व हैं प्रोसेस के अंदर। तो ओवरऑल जो कैपेबिलिटी के पॉइंट से हमें स्टडी करनी है कि हमें कहाँ पे हम बेसिकली इम्प्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ को एग्जामिन करना है प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी मेजरमेंट कैपेबिलिटी स्टडी के साथ साथ हमें करनी है, जो कि मैंने बताया बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ रैम के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कैरसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इसके साथ ही बात आती है रिकमेंडेशन में वो है एनालिसिस ऑफ टॉलरेंसेस का, कि हम हमारा कहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं थ्रू आउट द प्रोसेस प्रोडक्शन या सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट रियलाइजेशन के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हैं वो बहुत स्ट्रेंजेंट होती हैं, जैसे कि प्रीवियस अभी हमने एसेंशियल रिक्वायरमेंट में बात की थी, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में एबिलिटी की वेरिफिकेशन में बात की थी। तो ये जो टॉलरेंसेस हैं हम कितना क्या हो सकते हैं किसी प्रोडक्ट रियलाइजेशन के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक वाइज, जिससे कि हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको थोड़ी इजीनेस मिल जाती है, थोड़ी इजी हो जाती है उस रिक्वायरमेंट को मैच करना। तो ये एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट हमें करना है वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में, जिससे कि जो प्रोडक्शन और प्रोसेस है ओवरऑल वो इजी हो जाए। तो ये तीन चीज़ें हैं जो रिकमेंडेशन देता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डायनेमिक इन्वायरमेंट के लिए बिजनेस के रिस्पेक्ट में और रेलवे सेक्टर के रिस्पेक्ट में। पहला हमने बात की एमसीएस की, दूसरा बात की पीसीएस की और थर्ड बात की हमने टॉलरेंस एनालिसिस की। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो हमारा फर्दर सर्टिफिकेशन होता है आईआरएस का, में इनके बेसिस पे जो हमारे लेवल है डिफरेंट, वो हमें अचीव करने में हेल्प मिलती है। जितनी अच्छी चीज़ें होंगी, हमारी गाइडलाइन जितनी अच्छी होगी, हमारा लीडरशिप की थिंकिंग जितनी अच्छी होगी, हमारा मैट्रिक्स जितना अच्छा होगा इन सब चीज़ों को लेके, उतना अच्छा हमारा जो परफॉर्मेंस है सर्टिफिकेशन के रिस्पेक्ट में वो मिलेगा। तो ये हमारा वैलिडेशन का पॉइंट था जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो नेक्स्ट सब क्लॉजेस हैं वो हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के अंदर ही हमने जनरल डिस्कस कर लिया, जो कि सप्लीमेंटल में ये अपना कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज डिस्कस किया था हमने। अब हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोविजन के अंदर आईएसओ 9001 के अंदर ही हमने सप्लीमेंटल डिस्कस किया था। अब हमारा है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के अंदर है शॉर्ट मिड लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर टूल, फोरकास्ट, bottlenecks, risk analysis, past experience,
इफिशिएंसी मेजरमेंट, इम्प्रूवमेंट और एक्शन प्लान, ये कीवर्ड लिए हैं मैंने। तो अब इनको डिस्कस करते हैं।